हेलो बच्चों। हाँ जी, कैसे हो सब लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर। मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था। हमने किया था वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर में डिफरेंस। उसके बाद हम डायरेक्शंस कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब हमने किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आज के टॉपिक रहेंगे। बट हाँ, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अभी नहीं देखा है तो पहले एक बार फर्स्ट लेक्चर को देखो, उसके बाद सेकंड लेक्चर करना। इन केस आपको जो फर्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स आते हैं तो फिर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड लेक्चर ऑफ अ वेक्टर्स। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th का टॉपिक आप बोल सकते हो, क्योंकि ये 11th में भी यूज होगा एंड 12th के चैप्टर्स में भी वेक्टर्स जो है वो यूज होता है। तो आज हमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से। ओके, सो बेटे मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर लिया है, लेटर से ये इक्वल है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप एंड जेड के कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वेक्टर्स में, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इसको समझो बेटे, अगर मैंने वेक्टर ए को मोड के अंदर रख दिया तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, या ए वेक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटे। अब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो जो मोड ए है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है बेटे, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगी। निकालेंगे कैसे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला है बेटे, बड़ा सिंपल सा, राइट। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब जो भी आपके डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई एंड जेड, इनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। बेटे आया कैसे, अगर ये समझना है तो ये भी बड़ा इजी है समझना। देखो पहले आप एक डायग्राम देखो, यहाँ पे एक फिगर है, ये 2D में है, इसको 2D में देखना बेटे, ठीक है, क्योंकि 3D हम यहाँ पे नहीं बना सकते बोर्ड पे। तो मैंने क्या किया भाई, ये आपके पास एक पॉइंट है जो आपने 10th में किया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y लेटर से। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, ये y है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x। तो अभी आप मान लो इस पॉइंट पे हो, तो आपका जो वेक्टर यहाँ पे आने का जो लेंथ है, ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेंथ होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे इस पॉइंट तक आने ओ के रिस्पेक्ट में। अब आप इसको 3D में देखना चाहते हो तो आप यहाँ से अब बाहर आ गए हो, कितना बाहर आ गए हो, जेड यूनिट। बट इसको अब मैं यहाँ पे तो बना नहीं सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो इधर ड्रॉ कर दिया। ये मान लो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कितना है बेटे, जेड यूनिट है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो देखो x और y का जो रिजल्ट था वो तो ये आ चुका है। अब इसमें हमें सिर्फ किसको ऐड करना है, z को। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो अब आपके पास ये फाइनल वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी आपके पास, इसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर और पूरे का होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई बेटे, ये लेटर से ये O है, A है, B है और ये C। तो ये लेंथ आ गई आपकी OC। तो OC क्या है, इट इज अ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इज दैट क्लियर। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको करना है क्या है, सिंपली जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर करो, ऐड करो और फुल अंडर रूट कर दो, और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक R वेक्टर है, इट इज 2i कैप 6j कैप -3k कैप।
और आपसे पूछा है कि आप हमें बताओ मोड आर। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। करना क्या है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को y, 6 को z, 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉज करके सोल्व करो। तो बेटे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो +9 ही आएगा, -9 नहीं आएगा। इन सबको ऐड करते तो कितना आएगा, √49, जो क्या होता है 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 7। इसकी यूनिट क्या होगी, डिपेंड्स आर वेक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिट मीटर हो जाएगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक्सलेशन होगी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगी। तो यूनिट आप यहाँ पे इसको वो दोगे जिस भी चीज को आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटे ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेटे किसी चीज को रिजोल्व करना, रिजोल्व मतलब उसको पार्ट्स में ब्रेक करना। तो देखो एक वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं एक एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, तो मतलब यहाँ पे हम 3 डायरेक्शन की एक साथ बात कर रहे हैं। या फिर हम अपने मर्जी से कोई डायरेक्शन मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी वेक्टर को ब्रेक करना। तो जो वेक्टर को हम डिफरेंट डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, रिजोल्व करते हैं, उसके कॉम्पोनेंट लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमें जो यहाँ पे सीखना है वो हमें सीखना है अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या सीखना है बेटे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। बेटे एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट करना है और दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो अगर 2 कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखते हैं अभी कैसे होगा ये। सबसे बेसिक भाई, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, या ए वेक्टर मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल ए लेट कर लिया मैंने, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो अब आपको इसके कंपोनेंट करने हैं ए वेक्टर के अलोंग एक्स एंड वाई। अच्छा क्यों कर रहे हैं ये समझो एक बार। बेटे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, या फिर आपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर आपने वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव करेगा या डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बट अगर आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, अब क्या हुआ भाई, तो ऑब्जेक्ट अब ना तो प्योरली एक्स में गया है ना प्योरली वाई में गया है। अगर आप देखोगे इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,0 थे, लेट अस से ये वाला कोऑर्डिनेट x,0 है, ये वाला कोऑर्डिनेट y,0 है। तो देखो जब x में फोर्स लगा था तो सिर्फ x वाला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y सेम रहा 0। y डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट y में डिस्प्लेस हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ सॉरी गलत लिख दिया, क्या होगा 0,y होगा। ठीक है, तो 0,y होगा, तो y में डिस्प्लेस हुआ, बट इस बार जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा एट एंगल थीटा। तो अब क्या हुआ भाई, अब इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लेटस से x और y है। तो देखो इस बार तो x वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है और y वाला कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट x और y दोनों में हुई है। क्लियर? तो अब x में कितनी हुई है, y में कितनी हुई है, सेपरेटली बताना, अलग अलग बताना, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो समझो होगा कैसे भाई, आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है ये। यहां से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है एक्स एक्सिस पे,
तो अगर यहाँ आप देखो ये OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा OA के साथ है तो इसको मैं बेस बोल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं जिसके साथ थीटा होता है वो बेस, और थीटा से अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली साइड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है A, तो अगर आप B अपॉन H करते हो तो ये कोस थीटा होता है। ये 10th में हमने किया हुआ है। तो B किसके इक्वल हो जाएगा? B हो जाएगा आपका H कोस थीटा की। और P क्या हो जाएगा? अगर P अपॉन H करते हो तो ये क्या होता है? साइन थीटा। तो P आपका क्या हो जाएगा? H साइन थीटा। H मीन हाइपोटेन्यूज वो कितनी है? A है। तो B को मैं बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू A कोस थीटा। सेम वे में जो P है, P क्या हो जाएगा आपका? A साइन थीटा। तो जो इस वेक्टर का जो लेंथ है यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो कितनी है? A कोस थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस इज A कोस थीटा। कंपोनेंट ऑफ A अलोंग y एक्सिस, बेटे ये y में तो है परपेंडिकुलर जो है, इसको यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पे पैरेलली बना दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेंथ तो सेम ही है। तो y में कितना हो जाएगा कंपोनेंट? A साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने, अगर मैं डायग्राम को दोबारा से बनाऊं, यहाँ पे बना रहा हूँ बेटे, एक वेक्टर था, इसके हमने कंपोनेंट किए। लेटर से ये A वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? A। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो कितना होगा? ये थीटा था, तो थीटा के साथ वाला होता है कोस कंपोनेंट और थीटा से अपोजिट वाला साइन कंपोनेंट। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया ये। तो भाई ये आपके हुआ वेक्टर के कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, कोई डाउट है इसमें तो दोबारा वीडियो देखो या फिर मुझे मैसेज करो, मैं आपको अलग से मैसेज पे या फिर एक जो भी है, आई विल सोल्व योर डाउट। ओके, ये समझ में आया बेटे? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करना है, टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। फिर ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटे? यहां देखो, क्वेश्चंस इस वे में आएंगे भाई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। भाई यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर है F जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एंगल है 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है? टोटल फोर्स 10 है, तो हमें इसको रिजोल्व करना है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा और इधर कितना लगा। तो बड़ा सिंपल है भाई, ये वाला जो कंपोनेंट होगा थीटा के साथ वाला वो क्या होता है? कोस कंपोनेंट। तो कोस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10 कोस 30, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है। यहाँ पे कोस 30 कितना होता है? √3/2। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा? ये 5√3 न्यूटन। ठीक है, अब y कंपोनेंट, बेटे y थीटा अगर x के साथ है तो y कंपोनेंट क्या होगा? साइन कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा? ये 10 साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो ये y कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। ये fx था। अच्छा, अगर अब आपको बोलता है कि यार इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, फोर्स को आपको F दे देगा, 10 न्यूटन है, थीटा बता दिया, बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो आप कंपोनेंट करके वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो जो फोर्स का वेक्टर होगा वो विद डायरेक्शन लिखना है ना, हमें कंबाइन पूरा नहीं लिखना है, डायरेक्शन में लिखना है। तो x डायरेक्शन में कितना है? 5√3। x को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? I कैप से। y डायरेक्शन में कितना है? 5 न्यूटन, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? J कैप से। और ओवरऑल यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन। तो ये फोर्स वेक्टर भी बन गया, और ये आपने यहाँ पे क्या निकाले थे? अभी कंपोनेंट निकाले थे इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन मीन x एंड y जो कि एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ बेटे। इसी पे एक और क्वेश्चन करो बेटे। ये सब अभी आपको समझना है, ये हम फर्दर चैप्टर्स में यूज करेंगे इनको। ठीक है, तो अभी अच्छे से समझो ताकि वहां पे फिर प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन है भाई, ये एक 5 kg का ब्लॉक है, सरफेस पे रखा है,
ठीक है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया 60 न्यूटन और एंगल कितना है, दोबारा से 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहा है बेटे फ्रिक्शन लेस है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल्स टू 0, मतलब फ्रिक्शन 0 है। आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताओ भाई एक्सेलरेशन कितनी होगी। देखो 9th में हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है, हालांकि अभी हमने 11th में नहीं किया है टॉपिक, बट 9th में किया हुआ है, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक्सेलरेशन पूछिए, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, उससे कुछ एंगल पे लगा है, तो आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो बेटे दो चीज हो सकती है यहाँ पे, एक तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर एक्स के साथ साथ वो लिफ्ट भी हो रहा है ऊपर, तो वो भी हमें देखना होगा। और क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोला है जी को 10 ले लेना, स्मॉल जी को क्या ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 9th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर भी किया हुआ है, आपको पता है कि जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है हमेशा वो कितना लगता है, mg। तो यहाँ पे 5 × 10 कितना लग जाएगा, ये 50 न्यूटन। मास 5 है और g 10 है, तो 50 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब आप एक काम करो, फोर्स को जो आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स F, इसको रिजोल्व करो, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। तो जो कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होगा, थीटा के साथ वाला, तो कोस कंपोनेंट। तो ये आपका हो जाएगा 60 × cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 30√3। और ये वाला हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो 60 sin 30, sin 30 होता है हाफ, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो भाई देखो ऊपर लग रहा है 30 न्यूटन फोर्स, बट mg नीचे लगा रहा है 20 न्यूटन फोर्स। तो ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है इसको लिफ्ट करने में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। हाँ, बट अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड लग रहा है फोर्स, इसको अपोज करने के लिए लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये वाला जो फोर्स है ये यहाँ पे एक्सेलरेशन या मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमसे पूछिए तो एक्सेलरेशन कितनी होती है बेटे, a = ax डायरेक्शन में आएगी से, तो कितनी होगी वो, fx अपॉन में m। fx आपका कितना है अभी 30√3 बाय मास कितना है 5, तो ax कितनी आ जाएगी बेटे, ये आ जाएगी 6√3, और x को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, x डायरेक्शन को। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आनी है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अभी कोई मोशन नहीं होगा। अब देखो ये हमें कैसे पता चला कि वर्टिकल में नहीं होगा भाई, अगर हमें कंपोनेंट करने नहीं आएंगे तो फिर कैसे बताओगे। तो कंपोनेंट करना आना चाहिए, आगे हर चैप्टर में यूज होगा जहां जहां वेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 60 का कंपोनेंट कितना आया था वर्टिकल में 30, और 30 इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट दिस ब्लॉक बिकॉज mg ही 50 लग रहा है, तो 50 से जब तक ज्यादा नहीं होगा ब्लॉक लिफ्ट नहीं होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है राइट साइड 30√3 न्यूटन, और इसको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है या कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये वाला जो फोर्स है ये मोशन कराएगा, और मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन कितनी होगी 6√3 आई कैप। तो भाई मैं मानता हूँ ये आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं जो आप दोबारा से आगे जो चैप्टर आएंगे वहां यूज करेंगे हम। भाई एक वेज रखा हुआ है यहाँ पे, अब देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर जैसे ये पेन है मेरे पास, अगर ये हॉरिजॉन्टली मैंने इसको अपना पाम को ऐसे रखा हुआ हॉरिजॉन्टली, तो कहीं जा रहा है नहीं, बट जैसे जैसे पाम को यहाँ से एंगल बना रहा हूँ तो ये नीचे चला गया, तो स्लाइड कर गया। भाई स्लाइड किया क्यों, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इसलिए स्लाइड किया। तो अब हमें फोर्स निकालना है कितना लगा वो नीचे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, कंपोनेंट करके निकलेगा। देखो बेटे यहाँ पे आपने क्या बोला कि ये वेज है, यहाँ पे एंगल एक थीटा है, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है m। तो इस पे कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल फोर्स पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि सर अगर इसका मास m है, आप बता सकते हो, तो इस पे एक फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और वो कौन लगेगा,
mg। ठीक है बेटे, देखो अगर ये ब्लॉक यहाँ स्लाइड हो रहा है तो ये ऐसे नीचे आ रहा होगा इस प्लैंक के लोग, तो मतलब जो इसको नीचे लेके आ रहा है तो एक फोर्स यहाँ नीचे लग रहा होगा। तो आप बोल सकते हो सर फोर्स तो देखो mg है, अब उसका कोई कंपोनेंट नीचे की तरफ हो सकता है तो mg के हम कंपोनेंट करेंगे। तो आपने बोला सर mg का ना एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट उससे परपेंडिकुलर होगा, तो जो इससे परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो इधर बनेगी ये। तो दो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आने वाले हैं, समझ में आया? ठीक है, वो पता चला। अब थीटा कहाँ पे होगा, थीटा तो हमें यहाँ बता रखा है, तो यहाँ कहाँ पे होगा बेटे? इस थीटा को भी निकालना टफ नहीं है, बड़ा इजी है, इस लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दो। अच्छा ये चीज हमें क्लियर है कि जो ये दो कंपोनेंट है इनके बीच में ये एंगल 90 है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो बेटे जब आपने इसको बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आई, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये एक ट्रायंगल बन गया है, कौन? ये O मान लो, इसको A बोल दो और इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, B। तो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल एट A। ये थीटा है, ये 90 है, तो एंगल ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उससे आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है ये पूरा एंगल क्या है, 90 है, तो ये इधर वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। इज दैट क्लियर? तो अब हमें ये भी पता चल गया थीटा कहाँ पे है, तो ये थीटा है, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस कंपोनेंट। तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला जो कंपोनेंट होगा mg का, ये होगा mg कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा। और कौन इसको नीचे लेके आ रहा है? अब देखो mg कोस थीटा को बैलेंस करने के लिए जो वेज है इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे फोर्स चैप्टर में। बट mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो कोई भी फोर्स नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो mg साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कराएगा। इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है तब तो फिर ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा एंगल। जैसे ही मैं इसको सीधा करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, तो पिंक लाइन और ये ग्रीन लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, एंगल जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो होता है, फिर mg का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। बट जैसे ही यहाँ एंगल बन रहा है तो ये पेन नीचे स्लाइड होके आएगा, ठीक है, ये आ गया। क्यों आया? क्योंकि mg साइन थीटा नीचे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जो उसने इसको स्लाइड कराया। तो बेटे ये फोर्स कहाँ से लगे, क्यों लगे, ये सब तो हम फोर्स चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। मेन चीज ये है कि अगर आपको ये mg पता है, ये मैंने बता दिया, तो आपको ये कंपोनेंट करने आने चाहिए जो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं, इसको फिर आगे यूज करेंगे, तो कंपोनेंट करने वाली प्रॉब्लम फर्दर चैप्टर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अभी इतने ही करते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे जब चैप्टर्स में यूज होगा वहां भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बेटे। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए समझो बेटे क्या चीज है। अगर अब आपको मैग्नीट्यूड पता है, राइट, और हमें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर के लिए तो दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। अब डायरेक्शन आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं इसको। आपको बोला गया कि एक वेक्टर है आर वेक्टर, ये है 2i कैप 3j कैप प्लस में 6k कैप। अब वो बोल रहे हैं कि यार इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक फोर्स का वेक्टर क्रिएट करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो मतलब उन्होंने क्या बोला, हमें एक फोर्स का वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 हो, बट उसकी डायरेक्शन किसके पैरेलल हो, आर वेक्टर के पैरेलल हो। मतलब जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स का वेक्टर होना चाहिए। तो मतलब डायरेक्शन हमें आर वेक्टर से लेनी है, राइट। तो अब इस फोर्स के मैग्नीट्यूड जो 10 है, 10 न्यूटन, इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें यहाँ से लेना है। तो अगर आपने कहा कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बेटे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है अपना। तो अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको डायरेक्शन तो मिलेगी,
बट इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा जो कि फिर 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो बेटे हमें R से एक ऐसा वेक्टर बनाना है कि डायरेक्शन तो सेम हो जो इसके पास है, बट उसमें मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। उसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1। तो अगर इसका कोई वेक्टर मिल जाए सेम डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड 1 है उसका, तो 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड 10 रहेगा और डायरेक्शन वो उसको दे देगा, डायरेक्शन वहां से मिल जाएगी। तो उसी वेक्टर को जो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है उसको बोलता है यूनिट वेक्टर। इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। क्यों है भाई इसका नाम यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। डायरेक्शन प्रॉपर है। तो यूनिट वेक्टर को बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। आर और उसके ऊपर कैप। निकलता कैसे है यूनिट वेक्टर? तो भाई आर वेक्टर लो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है उससे समझते हैं। अपना आर वेक्टर तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब आप इसका आर कैप निकालोगे तो आप आर वेक्टर यहाँ से लिख दो। कितना है भाई ये? 2i कैप, 3j कैप एंड 6k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल सकते हो। कैसे आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये आर वेक्टर पुट कर दिया और इधर नीचे डिनोमिनेटर में मोड आर मतलब उसका मैग्नीट्यूड पुट कर दिया, तो ये आर कैप आ गया। तो यही तो हमारा यूनिट वेक्टर है आर कैप। अब क्या निकालना है? फोर्स का वेक्टर निकालना है। तो बेटे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 10। बिल्कुल होगा 10। ठीक है, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई क्या करना है? यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स चाहिए। तो आर डायरेक्शन में चाहिए तो आर का यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 10। आर कैप कितना है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2i कैप, 3j कैप, 6k कैप डिवाइडेड बाय 7। तो आपका वेक्टर फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 20i कैप प्लस में 30j कैप प्लस में 60k कैप फुल डिवाइडेड बाय 7। 10 को मैंने बस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, तो ये आपका एफ वेक्टर आ गया है। अच्छा, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। ठीक है, हाँ अगर आपको आर कैप का मैग्नीट्यूड मैंने बोला 1 है, आपने कहा सर नहीं प्रूफ करके बताओ, तो निकाल सकते हैं भाई। आर कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? जो भी कोफिशिएंट्स है, जो भी मैग्नीट्यूड है डिफरेंट डायरेक्शन में, उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट करो। तो 2, 3, 6 और होल अपॉन के 7। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका 4/49। दूसरा 3 का क्या हो जाएगा? 9/49। बेटे दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36/49। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो ये कितना आएगा? ऊपर ऐड होके 49/49 जो कि 1 हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। देखो मैग्नीट्यूड कितना आया आर वेक्टर का, सॉरी आर कैप का, यूनिट वेक्टर ऑफ आर, वो कितना आया? 1। तो जब आपने आर कैप यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड में क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 1। तो 10 इंटू 1 10 ही रहेगा। तो अब मैग्नीट्यूड आपका 10 ही रहने वाला है, चेंज नहीं हो रहा है। बस हुआ क्या, आर वेक्टर ने इसको डायरेक्शन सप्लाई कर दी है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर समझ में आया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप वेक्टर क्रिएट कर रहे हो इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। तो ये आपको आना चाहिए। अगर अभी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को दोबारा रीप्ले करो, समझ में आएगा। बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं करना है। जिस भी डायरेक्शन में आपको वेक्टर क्रिएट करना है, अगर उस डायरेक्शन में कोई वेक्टर गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर आने के बाद जितना मैग्नीट्यूड आपको चाहिए उतना उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। और जहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं टू फाइंड अ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। तो ये क्लियर हुआ भाई। अब बेटे नेक्स्ट इसमें जो हम करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या करने वाले हैं बेटे? एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो बेटे इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 3k कैप एक बी वेक्टर है, इट इज 4i कैप माइनस में j कैप प्लस में 5k कैप।
ठीक है। आपसे पूछा गया है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो आप कर सकते हो ए प्लस बी को ऐड कर दो, बट हाँ एक चीज हमें पता है, वेक्टर्स फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मींस दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दैट इज सेम डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड ही ऐड होंगे, राइट। तो आई के साथ आई वाला ऐड होगा, जे के साथ जे डायरेक्शन ऐड होगी, एंड के साथ के डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड ऐड होंगे। तो 2 + 4 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 आई कैप 6, बट यहाँ पे -1 है तो ये क्या हो जाएगा +5 जे कैप 5 + 3 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 8 के कैप, राइट। अब आपसे पूछा है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो वो भी आप बता सकते हो। करना क्या है, जो भी यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है उनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, फिर अंडर रूट कर दो होल। तो 36 25 64, तो देखो 36 + 64 100, 100 + 25 125, 125 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 5√5, ठीक है। यूनिट जो भी वेक्टर उसके अकॉर्डिंग यूनिट आ जाएगी, वो पहले बता चुके, ठीक है। तो ये a + b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बेटे यहाँ पे आपको जो एक चीज समझनी है वो समझो क्या है। एक तो है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर एक चीज हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो दोनों अलग चीज है। यहाँ पे देखो जब डायरेक्शन वेक्टरली जब आपने ऐड किया तो ये माइनस था, तो माइनस जब 5 के साथ ये 6 के साथ माइनस हुआ है तो 5 आया है। बट जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो और फिर ऐड कर रहे हो तो अब इस माइनस का कोई रोल बचा ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होके ये +1 हो गया था इसके मैग्नीट्यूड में b के में, तो अब ये माइनस नहीं हो रहे हैं, अब ऐड ही हो रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो कि सर जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं होगा। कब? पहले इक्वल नहीं होगा किसके, मोड a मोड b के। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लगाओगे इफ थीटा मीन्स एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट 0। अगर एंगल 0 नहीं है, कुछ भी है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कभी भी मोड ए मोड बी के इक्वल नहीं होंगे। हाँ अगर थीटा 0 है तो बेटे तब क्यों हो जाते हैं, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड ही होने हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है। या फिर आपने पहले वेक्टर ऐड कर लिए या मैग्नीट्यूड ऐड कर लो, सेम आ जाएगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो ट्रायंगल लॉ से भी मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अभी बस ये समझना है कि ये चीज नहीं होती है कब, अगर थीटा 0 नहीं है। अगर थीटा 0 है तो फिर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अगर आपको वेक्टर ना देके मैग्नीट्यूड दे दिया है, क्या दे दिया है, मोड ए और मोड बी दे दिया है, बट आपसे पूछना वो a + b चाह रहा है, a + b का होल मोड, तो कैसे करेंगे। तो देखो डायरेक्टली तो ऐड हो नहीं सकते, इक्वल है ही नहीं। वेक्टर दे रखे तब तो बड़ा इजी है, ऐड करो मैग्नीट्यूड निकालो। बट अगर आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड दे दिया, फिर बोल रहा है दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या होगा फिर समझो। तो बेटे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे आपके पास टोटल 3 लॉ है, तीनों ऑलमोस्ट सेम है। उनका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायग्राम वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, प्रूफ सेम है उसका, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटे स्कूल में इसकी डेरिवेशन आती है, बड़े अच्छे समझ लेना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बट अगर नहीं समझोगे तो फिर टफ लगेगी, ठीक है। तो देखो इसको यूज कब करना है पहले तो ये समझो। भाई अगर हमें वेक्टर नहीं पता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो और रिजल्टेंट हमें निकालना है दोनों का, तो फिर हम इस मेथड को यूज करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें वेक्टर
ए नहीं गिवन है, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, लेटर से ए। साथ के साथ वेक्टर बी नहीं गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है बी, एंड एंगल भी गिवन है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, ये भी गिवन है। तो टोटल हमें 3 चीज गिवन है, 1, 2 और ये थर्ड, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताओ भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब आपको पता है डायरेक्टली इनको तो ऐड कर नहीं सकते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इक्वल नहीं होंगे, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then third side will represent the resultant of two vectors but taken in opposite order। मतलब क्या है, इसको समझो, डायग्राम से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Two vectors are completely represented by two sides of triangle। completely मतलब दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं। तो जो थर्ड वेक्टर है, अब देखो ऑर्डर का क्या सिस्टम है, यहाँ पे इस वेक्टर की टेल है, यहाँ पे हेड है, फिर दूसरे वेक्टर की यहाँ टेल है और यहाँ पे हेड है। तो अगर ट्राइंगल हमें कंप्लीट करना है सेम ऑर्डर में, तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड यहाँ पे आना चाहिए था थर्ड का, बट इसको हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया और वो ऑर्डर हमने ये मापा, ठीक है। तो हमें क्या बताया गया कि अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो जो थर्ड साइड है ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। और इन्हें हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ये होगा कितना, वही तो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, समझो भाई। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये थीटा प्लेस करना है। अब देखो हमें पता है थीटा किसके बीच में होता है, लास्ट क्लास में किया था हमने, इट इज बिटवीन आइदर टेल और टेल और हेड और हेड। बट अगर आप यहाँ देखते हो, तो यहाँ पे ये तो हेड और ये टेल है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो हमने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये वाला जो एंगल है ये किसके बीच में, अब टेल और टेल के बीच में, क्योंकि हेड आगे मूव हो गया, तो ये आपका थीटा होगा। पहला स्टेप क्लियर है, डायग्राम समझना बेटे, उसके बाद बहुत इजी है ये। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो बेटे, नेमिंग कर लेते हैं, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें B आपकी हाइपोटेन्यूज है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, B, तो इसको आप B बोल सकते हो, राइट। और ये क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। तो देखो अभी हम कंपोनेंट करना भी सीखे थोड़ी देर पहले, तो B के ना कंपोनेंट कर लेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है B कोस थीटा, राइट, कोस कंपोनेंट होगा, और थीटा से अपोजिट वाला क्या होगा, साइन कंपोनेंट। तो ये क्या बन जाएगा, B साइन थीटा। तो हमें ये कंपोनेंट पता चल गया। अब आप देखो जो ट्राइंगल है OCB या OBC, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, बेटे मैं ट्राइंगल दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जो फाइनल ट्राइंगल हम लेने वाले हैं। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, तो हमारे पास OB की लेंथ आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, और वो किसके इक्वल है, वो तो रिजल्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे लगाते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आप लिखोगे, सर हम बोल सकते हैं जो OB का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, OC का स्क्वायर, राइट। OC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, राइट। अब OC खुद किसके इक्वल है, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। OC इक्वल्स टू, बेटे ये A है और ये B कोस थीटा इधर,
तो OC इज इक्वल टू A प्लस B कोस थीटा, और BC किसके इक्वल है? B साइन थीटा। वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से आपका R स्क्वेयर जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा OC। OC कितना है बेटे? A प्लस B कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है? B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो हमें तो R निकालना है, तो इस साइड अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ R स्क्वायर था ना, तो अंडर रूट करेंगे तो इधर R हो जाएगा, इधर अंडर रूट। इसको ओपन कर दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB कोस थीटा, और फिर सेकेंड टर्म क्या थी? B साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आप समझो यहाँ पे जो R है ये आपका हो जाएगा भाई, ये B कोस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, वो आपको पता ही है, तो यहाँ लिख देते हैं भाई। B स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है जो कि आप यूज कर लोगे। आइडेंटिटी क्या है बेटे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो R आपका फाइनली आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है भाई? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मींस जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड ऑफ R किसके इक्वल है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर के मोड की। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? बेटे देखो, डेरिवेशन बड़ी इजी है, ये तो सब हमने मैथ से किया है। देखो फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन ना 2, 3 मैक्स टू मैक्स 4 स्टेप की है। हाँ, स्टेप्स यहाँ पे आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा है बेटे, बाकी सब तो मैथ्स है ना। मेन कंसेप्ट क्या था? यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाना, पाइथागोरस लगाना, उसके बाद तो ये सब मैंने सोल्व ही किया है। तो अगर आप कंसेप्ट सही से समझ जाओगे, मैथ्स रटने की नीड नहीं है, वो आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, वो हमें आती है तो हम कर लेंगे। तो ये हमारा R वेक्टर आ गया है, और ये प्रूव भी कर रहा है कि जो R वेक्टर है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा के इक्वल है। तो R वेक्टर डायरेक्टली A प्लस B के इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, अब इस फॉर्मूले को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास ये फॉर्मूला आया है इसको एक बार देखो ध्यान से बेटे, इसको नोट कर लेना। अब आगे फॉर्मूले को हम देखते हैं क्या बताता है भाई। ये हमें बता रहा है कि जब आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो जो उनका मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल आ रहा है। A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। अब समझो इसको, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा क्या है? 0 डिग्री है भाई, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। ये लो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये A आई कैप होगा, ये B आई कैप होगा, दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितने आने वाला है? A प्लस B आई कैप। A प्लस B आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? A प्लस B। तो देखते हैं क्या A प्लस B आएगा यहां से। तो बेटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस 0 डिग्री। अब सबको पता है भाई कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अब ये मत कहना सर ये भी नहीं पता हमें, फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें अगर ये नहीं पता था। तो ये आपका हो जाएगा 2AB। कोस 0 1 है तो 1 पुट कर दो तो 2AB आएगा। अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है। बिल्कुल किया हुआ है, पहले 9th में भी किया है, 8th में भी किया है, 10th में भी किया है। तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मोड R कितना आ गया? तो देखो भाई इस बार A वेक्टर का जो A प्लस B वेक्टर का रिजल्टेंट था वो A प्लस B के इक्वल आ गया। बट कंडीशन क्या थी? जब 0 है, अगर 0 नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R रिप्रेजेंट कर रहे हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो ये किसके इक्वल आ गए? A प्लस B के इक्वल।
क्लियर है ये? और बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है जो दो वेक्टर के एडिशन की हो सकती है, ठीक है? तो लिख देते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है? जब आपने दो वेक्टर को ऐड किया तो उनके मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ऐसे आर्बिट्री ले लिया, कोई स्पेशल केस नहीं है, बस वैसे ले लिया। थीटा अगर 90 है तो कोस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया फिर, ठीक है? तो बचा क्या? r, किसके इक्वल बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा अब इसमें कुछ मत कर देना सर, स्क्वायर से ना इनको काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा, स्क्वायर से हमेशा होल स्क्वायर है, तभी होल अंडर रूट कट होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये केस हो गया। अब एक थर्ड केस। अच्छा यहाँ पे अगर, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे 90 है तो कुछ ऐसा है, दो वेक्टर, ये मान लो a है इसका मैग्नीट्यूड, इसका b है ना, इनके बीच में एंगल 90 है। अब अगर 180 है, मतलब एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, ये लेटर से a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है और ये b वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 180। अब 180 डिग्री एंगल है तो देख लो डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस होने चाहिए। तो देखते हैं फॉर्मूला में क्या देता है। अच्छा कोस 180 की वैल्यू बोल सकता हूँ कि कुछ बच्चों को अभी शायद नहीं पता हो, तो वो होती है -1। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है? जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है 11th लेवल पे तो उनको पता होगा ये। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जब r के फॉर्मूले में कोस की वैल्यू पुट करोगे तो r इक्वल्स टू क्या है बेटे? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ये क्या बन जाएगा? -2ab बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सॉरी ये भी कुछ देखा लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस b का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो इस बार होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो इस बार रिजल्टेंट क्या आया है? a माइनस b, ठीक है? तो देखो अब ये वेक्टर डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो कंप्लीट माइनस हुए, जो भी इनमें से हो सकता था एक वेक्टर का। तो ये एक वेक्टर का क्या है? दो वेक्टर के सम की मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कब? जब थीटा 0 है। और अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो और थीटा 180 है तो उनके सम की जो वैल्यू है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। कितनी? a माइनस बी। डायरेक्टली आप उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर सकते हैं, कब? जब एंगल कितना है? 180, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। इज दैट क्लियर? तो अब आप बोल सकते हो कि सर एक चीज जो हमें क्लियर हुई है वो ये है कि जो r है आपका रिजल्टेंट, किसके इक्वल है? ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये लेस देन इक्वल टू होगा a प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a माइनस बी का मोड, बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ये चीज है, समझ में आया ये? तो दो वेक्टर का कभी भी आप उनका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? उन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर दो व्हेन थीटा इज 0, और मिनिमम कितना हो सकता है? उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली माइनस कर दो व्हेन थीटा इज 180। अच्छा यहाँ से ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मुझे याद शायद नीट में आया हुआ है जहां तक है। क्वेश्चन देखो कितना इजी था कि भी बताओ इसमें से किन ट्रिपलेट का नेट 0 नहीं हो सकता है? ऑप्शन थे 10, 10, 10। एक ऑप्शन था 10, 15, 20। एक ऑप्शन था 10, 20, 30 और एक ऑप्शन था 10, 20, 40। अब बोला ये है बेटे कि किस ट्रिपलेट का रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता है। डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है? वो अपने ऊपर है, बस हमें रिजल्टेंट कैसे भी करके 0 करना है। हाँ बट है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड सही है। तो देखो भाई मैंने क्या किया,
यहाँ से कोई भी दो वेक्टर निकाले, ये वाले दो ले लिए, ठीक है। मैंने देखा कि इसका मिनिमम हो सकता है a माइनस बी, तो 10 माइनस 10 मिनिमम कितना हो जाएगा 0, और मैक्सिमम हो सकता है 10 प्लस 10 20। तो 0 से 20 तक इनकी कोई भी वैल्यू आ सकती है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। तो 0 और 20 के बीच में 10 लाई कर रहा है। तो इन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 10 आ जाए, और उसको इसके अपोजिट में प्लेस कर दूंगा, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। तो इसका तो 0 हो सकता है, पॉसिबल है, प्लीज 0 पॉसिबल। यहाँ पे देखो, अच्छा कोई भी दो ले सकते हो, ऐसा नहीं है पहले दो लेने, आप लास्ट के दो ले लो या फर्स्ट एंड लास्ट वाले ले लो। इस बार जैसे मैंने ये वाले ले लिए दो, तो इनका जो मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है 20 माइनस 15 मिनिमम कितना हो सकता है 5, 20 प्लस 15 मैक्सिमम कितना हो गया 35। तो इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है 5 से 35, तो उसके बीच में 10 आ रहा है। इन दोनों को कुछ इस वे में अरेंज करूंगा कि इनका रिजल्ट 10 आ जाए, उसको इसके अपोजिट पुट कर दूंगा तो कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे भी 0 पॉसिबल है, ठीक है। इसमें ये वाले दो ले लो इस बार, 20 और 30। 20 और 30 का मिनिमम कितना हो सकता है 20, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 40। तो देखो इन दोनों को ऐसे प्लेस करूंगा कि इनका मिनिमम वाला ही मुझे मिल जाए 20, इस 20 को इसके अपोजिट प्लेस कर दूंगा, तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी 0 पॉसिबल है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, कोई भी दो ले लो, आपने ये दो ले लिए दोबारा से, तो इनका मिनिमम कितना हो सकता है 10, मैक्सिमम कितना हो सकता है 30। अब देखो इन दोनों का मैक्सिमम 30 तो हो सकता है यार, 40 को कैंसिल आउट कैसे कर दोगे 30 से, होगा नहीं, कुछ तो बचेगा। तो यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है। तो देखो अगर हमें ये एनालिसिस, ये चीज क्लियर है तो हमने कितना इजीली कर लिया। दूसरा मेथड भी इसका करने का, बट उसमें मेथड क्या है वो भी समझो। अगर किसी को ये चीज नहीं पता था तो उसने कैसे किया होगा, कहीं किया तो होगा किसी बच्चे ने ऐसा, बट टाइम देखो कितनी मेहनत की, कितना टाइम यूज किया। उसने बोला कि सर हम इनके बीच में ना एंगल निकालेंगे और एंगल से देख लेंगे पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने पूछा कैसे, तो मुझे बताया गया भाई कोस थीटा मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। मतलब कोस थीटा की वैल्यू इसी रेंज में रहेगी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, पहले इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया, इसके लिए चेक किया, इसके लिए। तो इन तीनों में जो कोस थीटा की वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी। फिर इसको चेक करते हैं एक बार। तो उसने बोला कि सर देखो हम रिजल्टेंट जो है फॉर्मूला हमारे पास होता है a² + b² + 2ab कोस थीटा। इसको उन्होंने क्या बोला कि a बोल देते हैं, इसको b और इसको रिजल्टेंट बोल देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आपने 40 का अंडर रूट है तो इधर ये हो गया 40 अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कोस थीटा। ये आ गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो इधर से अंडर रूट कट जाएगा, इधर स्क्वायरिंग होके 1600 हो जाएगा। इधर से अंडर रूट कटा तो ये हट गया अंडर रूट। अब 10 का स्क्वायर 100 है, ये 400 है और ये 20 200 400 कोस थीटा है, ठीक है। ऐड कर कितना हो जाएगा 500, 500 इधर प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, तो -600 माइनस 500 कितना आ जाएगा 1100, और ये कितना है 400 कोस थीटा, ठीक है। तो समझो यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1100/400। 0 से 0 कट गया तो कितना आ रहा है 11/4 आ रहा है। क्या ये इस रेंज में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। तो देखो सर ऐसे कोस थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इसमें 0 लाना। किया ऐसे, बट देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी। अच्छा ये तो इसके लिए चेक कर लिया डायरेक्टली, अगर पहले इसके लिए कर रहे होते फिर इसके लिए तो प्रॉब्लम थी। तो इसलिए बोलते हैं कि बेटे कंसेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है।
खाली अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया और कहोगे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अच्छा, फिजिक्स में अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, मेनली एडवांस, तो अगर आपको ओनली फॉर्मूला याद है तो मैं श्योरिटी नहीं लेता आपसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि जेई एडवांस में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, रेयरली कभी आया है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को आगे कर पाओगे। तो बेटे देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर, इजी था। फिर रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट कोस थीटा, थीटा से अपोजिट वाला साइन थीटा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर सीखा। उसके बाद यूनिट वेक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वहाँ पे आपको अगर वेक्टर फॉर्म करना है किसी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर की नीड होगी। अच्छा, यूनिट वेक्टर और भी काफ़ी जगह यूज़ होगा, हम आगे जब चैप्टर्स करेंगे वहाँ देखेंगे। एंड लास्ट हमने क्या किया है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आज हमारा लेक्चर के टॉपिक कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, सो टिल नेक्स्ट क्लास, ओके, गुड बाय, थैंक यू।